CSS को शुरू करने जा रहे हैं। CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि केस कैडिंग स्टाइल शीट, इसका एब्रीविएशन बनता है CSS। ये बेसिकली लैंग्वेज जो है ये HTML के साथ इस्तेमाल होती है। वेब के अंदर जितनी भी आपको डिज़ाइनिंग नज़र आती है वो CSS की वजह से होती है। HTML एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वेब के अंदर, और उसकी जितनी भी डिज़ाइनिंग है उसकी बेस में CSS काम करती है। तो CSS को सीखना बहुत ज़रूरी है। CSS को इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है, या इसकी बेसिक को समझना इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क मौजूद हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप है, डिंगो है, W3 स्कूल और बेशुमार ऐसे फ्रेमवर्क मौजूद हैं जो कि सास है, इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जिनकी वजह से आप बहुत आसानी से CSS डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये मेरे पास एक बूटस्ट्रैप का बूटस्ट्रैप स्टूडियो है, जिसके अंदर आप अपनी UI को सेट कर सकते हैं। उसके अंदर आर्टिकल, फीचर, बेसिक, फुटर, फ्रेम, जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं उनको आप मेंटेन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं ये CSS के साथ की जाती हैं। तो आज हम CSS को शुरू करने से पहले इनकी बेसिक को थोड़ा सा जान लेते हैं कि CSS जो है उसके मतलब गूगल के अंदर मोस्टली क्वेश्चन क्या है, और उनको ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि CSS का मतलब यह मैंने बता दिया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जो कि किसी भी लेयर या फ्रंट एंड को बेहतर करने के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए, उसके साइज़ को मेंटेन या कलर एनिमेशन सब कुछ जो कि आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है वो सारी CSS के साथ होती है। उसके बाद इसका लेटेस्ट वर्जन CSS 3 है, और CSS की 3 अक़साम में इसको डिवाइड किया जाता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनको इन डेप्थ हम देखेंगे ऑन टाइम बीइंग। फ़िलहाल आप इनको 3 कैटेगरी को ले लें, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज नो। ये वेब के कंटेंट की स्टाइल को बेहतर करने के लिए यूज़ की जाती है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद इसके कोर्सेज बेशुमार मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं, लेकिन इसकी लेटेस्ट जो जैसे फ्लेक्सबॉक्स, मीडिया क्यूरी, इस तरह के टॉपिक जो हैं इनको समझने के लिए आप पेड यूडेमी से या यूट्यूब से, इस कोर्स के अंदर तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और उम्मीद है कि इसके बाद आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके बाद CSS कोर्स को आप खुद ब खुद ही मेंटेन कर सकते हो। उसके लिए हम आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस के साथ अंडरस्टैंड करो। तो CSS के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? CSS के लिए रिक्वायरमेंट कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ आपको क्लाइंट वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करने के साथ उसका एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो जब आप चीज़ों को बार बार करते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे मेंटेन करना है, और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें भी नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। बल्कि मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊँगा जिससे आप उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी एक एलिमेंट की, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बेसिक होती हैं, ज़रूरी होती हैं। इसके बाद CSS एक स्किल है जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी, फंडामेंटल। अगर आप वेबसाइट या वेब के प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हैं, या फ्रंट एंड या बैक एंड में, या इवन वेब के अंदर जब आप वेबसाइट का काम करना चाह रहे हो तो आपको CSS ज़रूरी है, मस्ट है। उसके फ्रेमवर्क को भी आना चाहिए, लेकिन बेसिक को अगर अंडरस्टैंड आप कर लें तो फ्रेमवर्क के काम करना मुश्किल नहीं। तो ये बेसिक थे, नहीं हार्डर नहीं है। CSS कोडिंग जो है इजी है, बहुत इजी है, ईजीएस्ट लैंग्वेज है, उसको समझना बहुत आसान है। और इसकी मास्टर करने के लिए आपको
बहुत आसान है, उस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। नहीं, कॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है। लर्निंग से यूज़फुल, हाँ बहुत यूज़फुल है। जॉइन जॉब लैंड, हाँ ये जॉब्स भी इसकी ऑप्शन है। आप फ्रीलांसिंग के अंदर चले जाएं, बहुत सारे आपको वर्क के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो ये आपके एक्सपीरियंस पे होता है कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। और CSS की जो वो मैंने कहा कि जो भी लैंग्वेज वेब के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन सब के लिए उनमें इस्तेमाल होता है। जब आप या इवन अपना कैरियर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के तौर पे दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तो इनके तमाम फीचर को इन डेप्थ जो है वो सीखना होगा, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर आप सीख सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है, अगर आपको हौन है तो आप एक दिन के अंदर भी CSS को सीख सकते हैं। तो ओके, हाँ HTML से हार्डर है। HTML से क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और बहुत ज़्यादा इसकी जो है चैप्टर हैं, तो इसलिए ये लेंथ में ज़्यादा है HTML से। तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गए बेसिक क्वेश्चन। अब हम कोडिंग की तरफ जाते हैं। तो वर्थ क्या है 2022 में? एब्सोल्युटली यस, बहुत वर्थ है। मैंने कहा कि इसकी वर्थ इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर इसको बहुत ज़रूरी है, इसको इतना ज़रूरी है सीखना कि जब आप वेब के अंदर काम शुरू करेंगे तो आपको सीखने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो हमारा मतलब बेसिक। अब हम आते हैं अपने कोर्स की आगाज़ की तरफ। तो हम शुरू करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसको लिखना कैसे है, इसको कैसे इम्बेड करना है HTML के अंदर। वो 3 तरीके हमने बता दिए थे। इनलाइन होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। और मोस्टली यूज़ जो किया जाता है वो एक्सटर्नल किया जाता है। ठीक है जी, ये हम बेसिकली आ गए हैं CSS के अंदर। कुछ इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत ये देखें। ये एक होम वेलकम माई होम, ये एक सिंपल सा हमने लेआउट बनाया था। ठीक है जी, तो इसको CSS हमने इस्तेमाल किया। ये एक्सटर्नल फाइल में हमने इसकी बॉडी बैकग्राउंड लाइट वेट दे दिया, हेडिंग को एक साइड पे कर दिया, पैडिंग को एक साइड पे कर दिया। तो इस एग्जांपल को हम अभी देखेंगे। तो ये जो हमने आपको एक वेबसाइट का डिज़ाइन दिखाया था, तो उस डिज़ाइन के अंदर आप ये देख रहे हैं इसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है। इसकी हेडिंग को साइड पे करते जा रहे हैं, पैडिंग को साइड पे और स्टाइल को इस तरीके से हमने करना है सारी प्रोसेस को। तो ये CSS का इस्तेमाल है। ठीक है जी, अब इसके जो मेन इसका जो है वो सिंटैक्स है। ये देखिए, हम इसकी शीट को देखें, स्टाइल बोलते जा रहे हैं। ये देखिए, ये इसका स्टाइल कैसा होगा। ये सिर्फ एक क्लिक करने पे कोडिंग टेक्स्ट वही है, लेकिन इसका डिज़ाइन जितना भी है वो CSS के साथ होगा। जो आप अंडरस्टैंड कर लें आपने होगा इस कंसेप्ट को, तो आई नो कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरीके से जो है वो काम करना है मार्केट के अंदर। तो ठीक है जी, उसके बाद हम इसके बेसिक सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स ये कंसेप्ट बहुत आसान है। इस कंसेप्ट को जो है, इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आपने देखना है। ये बेसिकली एक हेडर है। ठीक है जी, हेडर है। ये आपका जो प्रॉपर्टी है और उसके ये 2 प्रॉपर्टीज बेसिकली इस्तेमाल किया गया है। ये प्रॉपर्टी तो उसकी वैल्यू। ठीक है जी, जैसे कि हमने आपको दिखाया था दूसरे कोड के अंदर, हमने आपको दिखाया था कि ये देखें आपकी इसकी जो है ये ड्राइंग हमने वहाँ दिखाई थी जी। बिल्कुल देखें, ये हेडिंग थी। ये देखें, ये हेडिंग था, ये हेडिंग है आपकी। ठीक है जी, ये हेडिंग हो गई, ये पैराग्राफ, ये एलिमेंट हो गया आपके। इनको अगर फॉर एग्जांपल ये है कि हमने इनको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखें, इसका फ़ॉन्ट, ये प्रॉपर्टी हो गई और ये वैल्यू हो गई। ठीक है जी, ये इस तरीके से। तो अब हम ड्राइंग के मूड को ख़त्म करते हैं। तो ये वनीला है फ़ॉन्ट नहीं, बल्कि ये टेक्स्ट हम थोड़ा सा इसका बढ़ाते हैं, हम इसको 50 करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है जी, ओके।
करके। तो इस तरीके के साथ आप मज़ीद जो है इन चीज़ों को करते जाएंगे। अच्छा जी, ये इसका सिंटैक्स हो गया। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट होता है सिलेक्टर का। सिलेक्टर जो होते हैं इस CSS के अंदर वो बेसिकली होते हैं 5 टाइप के। सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बाइनेटर सिलेक्टर, प्रोसीड्यूर क्लास सिलेक्टर, प्रोसीड्यूर एलिमेंट सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। हो सकता है कि आपको इस वक्त समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो, लेकिन अभी से मैं आपको वक्त के साथ साथ बताता जाऊँगा कि ये कंबाइंड सिलेक्टर है, ये प्रोसीड्यूर क्लास सिलेक्टर है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो सिंपल सिलेक्टर होते हैं। आईडी और क्लास, आईडी और क्लास यूज़ होते हैं, वो भी दूसरे भी इस्तेमाल होते हैं। इसी कोर्स के अंदर ही आपको बताएंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करा के दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए ओवरव्यू कर लेते हैं। ये एक पैराग्राफ है, इसे कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, कि आपने पूरी क्लास के जितने भी एलिमेंट हैं उनको सिलेक्ट कर लिया। क्लास के जितने भी एलिमेंट हैं ना आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या किया था, ये पैराग्राफ लिखा, इस वक्त तो एक पैराग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉपी किया हमने, ये हमारे पास 5-6 पैराग्राफ हैं। अब हम इनको रन करेंगे तो इन सब का हम कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं। फंक्शनली कलर चेंज करेंगे तो तब हमको अंदाज़ा होगा, कलर चेंज करेंगे तो तब हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा जो कलर है रेडी हमने कर दिया। अब देखिए, अब एक का कलर चेंज किया, सारों का कलर रेड हो गया, ऐसे तो नहीं होता। तो इनको एलिमेंट को हम सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है जी। या इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम एलिमेंट क्लास या आईडी को सिलेक्ट, आईडी तो यूनिक होता है, हम क्लास को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेकंड पैराग्राफ है, ये सेकंड, मैं इसके अंदर क्लास लिखता हूँ और उसकी वैल्यू मैं रखता हूँ सेकंड मैंने रखा, ठीक है जी। तो इसको वाज़ा करने के लिए मैं जगह पर दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ आगे डॉट लिखना है आपने हमेशा, और आईडी के लिए आपने हैश लिखना है। सेकंड लिखना, सेकंड के बाद बैक ओपन, कलर आपने लिखना ग्रीन लिखा। आप देखेंगे आपका एक सेकंड कलर जो है ग्रीन है। अब हमने उसको जो है वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया। तो यही प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं कि अपने जितना भी आपके ऑन हैंड चीज़ें हो जाएं उतना ही बेहतर होता है। सिलेक्टर हो गए, ये डॉट लगाना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है जिसमें ये ज़्यादातर ये कमांड जो है स्टार की जो पूरी वेबसाइट की विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरी वेबसाइट की साइट को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर जो है एक बजाय कि जितने भी हेडिंग है, H2 है, पैराग्राफ है, इन एक एक लिखने के बजाय सारों को कॉमा के अंदर लिख के आप मेंटेन कर सकते हैं। और ज़्यादा ये एक डिव के अंदर हम इसको करते हैं। ये इनका ये सॉल्यूशन होता है। तो CSS को ऐड करने के 3 तरीके होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल CSS जो है वो इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि जब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास अब कुछ पैराग्राफ है, तो हमारे अंदर CSS देखिए कितनी लिखी हुई है। अगर हमारे पास मुकम्मल एक वेबसाइट है जिसमें 15 से 20 पेज हैं, तो उसके लिए तो CSS इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इंटरनल की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो इंटरनल की एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि इंटरनल CSS कैसे की जाती है। तो इंटरनल CSS जो है वो बेसिकली हम HTML के अंदर ही लिखते हैं। इंटरनल CSS सबसे पहले तो मैं इंटरनल CSS जो कि माइनर यूज़ होती है, यानी कि बहुत कम यूज़ होती हैं, कभी कभार छोटी मोटी चेंजिंग करनी हो तो इनलाइन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर ही हमने बैकग्राउंड जो है हमने लाइनर लिख दिया, हेडिंग ये लिख दिया। ये बॉडी के अंदर बेसिकली
इस्तेमाल करते हैं इनलाइन। इनलाइन हम वहीं यूज़ करते हैं, हेडिंग के साथ लगा दी, स्टाइल के साथ लगा दी, तो ये बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अभी आपको तीनों की एग्जांपल दिखाता हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ये हमने जो कि ये इंटरनल है CSS जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ये इंटरनल CSS है। एक्सटर्नल फाइल के अंदर हम सेव करते हैं .css के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में प्रोजेक्ट हम जब बनाते हैं तो हम इसके अंदर जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम 3 फाइलें बनाते हैं। सबसे पहले तो हम बनाते हैं HTML index.html, ये एक फ़ाइल बन गई। जब इसको मैं सेव करूँगा तो ये आपका ब्राउज़र जो डिफ़ॉल्ट होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ एक न्यू फाइल में बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ style sheet .css। ये इसका कलर क्या करें, इस CSS स्टाइल शीट बनाना, ठीक। अब ये आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो गई, ये इंटरनल हो गई, ठीक है जी। इसको फिर हम राइट क्लिक करते हैं और अपने किसी भी एडिटर के अंदर, जो आपका एडिटर होता है जो ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं, तो बेसिक नोटपैड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो एक्सटर्नल शीट का है। ये हमारी इंडेक्स फाइल आ गई, तो इसके लिए हम इसमें लिखेंगे आसान, ये हमें लिखना है और हमें ऐसे करना है। तो हमारे पास जो है ये HTML का स्ट्रक्चर जो है हमें लिखना होगा पहले। ये HTML5 हमारा स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमें यहाँ पैराग्राफ लिखना है। हमें सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, हेडिंग 1। ये देखें कितनी आसान है प्रोग्रामिंग, सिर्फ आपको होना होनी चाहिए हेडिंग। दिस इज़ हेडिंग, हेडिंग लिख दिया और पैराग्राफ लिखनी है, दिस इज़ ओके। ये टेक्स्ट एरिया हो गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनलाइन CSS। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम कॉमेंट्स लिखते हैं, सबसे पहले तो इनलाइन CSS करेंगे हम। इनलाइन CSS करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है स्टाइल लिखा, स्टाइल के साथ आपने हम लिखना चाहते हैं, इसका कलर ही चेंज करना चाहते हैं, कलर लिखा। कलर ये देख बहुत आसान है, इसके अंदर हमने इसका कलर जो है वो हमने रेड लिख दिया, ठीक है। ये तो खुद ब खुद दिखा भी रहा है, बहुत अच्छा है। ये इनलाइन CSS हो गई। तो उसके साथ फिर इनलाइन CSS हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरनल CSS भी इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरनल CSS के लिए हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल के अंदर फिर यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अब एक और हेडिंग लिखेंगे हम। ये हेडिंग तो बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन पैराग्राफ लिखते हैं, एजुकेशन हेडिंग तो एक ही होती है। दिस इज इनलाइन इंटरनल CSS। Internal CSS, this is internal CSS
और बल्कि हम इस तरह करते हैं कि ना एक इसको बना लेते हैं, इसको खुद ब खुद लिख ही लेते हैं इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है जी, अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कैसे किसकी अप्रोच जो है वो बेहतर है। ठीक है जी, इनलाइन की आपको एग्जांपल दे दी थी, तो ये स्टाइल जो है हम इसको दे देते हैं। ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ लिखूँगा जब पी, तो पी जब मैं लिखूँगा तो पी के साथ में कली करके लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा कलर ग्रीन, मैंने कलर ग्रीन लिखा। अब ये सारे जो जिसके अंदर इनलाइन स्टाइल लिखा हो उसके अंदर उसका कलर रेड ही रहेगा, बाकियों का कलर ग्रीन हो जाएगा। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको अब रन करें। इसको रन करने के लिए अब जब हम रन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप देखेंगे ये आप देख रहे हैं दिस इज कलर इनलाइन, आपको रेड नज़र आ रहा है और बाकी जो कलर है वो आपको ग्रीन नज़र आ रही है। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ना ज़रा अच्छे तरीके से नज़र आए। अच्छा, एक और मैंने आपको बताया था कि वो आप स्टार के साथ कर सकते हैं। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है लार्ज रख देता हूँ। ठीक है, सब जितना भी है इनके सारों का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपको बड़ा ही नज़र आएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको फ़ॉन्ट साइज़ जो है बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद ये हो गई हमारी इंटरनल भी हो गई इनलाइन पे आपने। अब हम एक्सटर्नल करेंगे, तो एक्सटर्नल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें हेडिंग के अंदर यहाँ लिखना पड़ेगा लिंक, LINK लिंक। जब हम लिंक और ये CSS लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टाइल डॉट CSS लिखा आएगा। हमारा फाइल का नाम क्या था? स्टाइल शीट ऐसा। अच्छा, इसका एक सबसे बेहतर यही हाल होता है कि आप यहाँ जाएँ, यहाँ इसे को रीनेम करें, कॉपी करें इसे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ आ जाएं और यहाँ आके आप इसको पेस्ट करते हैं और कंट्रोल-X कर दें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि उस फाइल को कैसे ओपन करना है, तो उसके अंदर काम कैसे करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको आप ओपन करेंगे, इस फाइल को हाँ जी, इस वहीं ओपन करेंगे रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, इसका तरीका एक और होता है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी कि हम इस सारे को एक फ़ोल्डर के अंदर ओपन करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं आपको अभी रिज़ल्ट करवाता हूँ। फिर हमने ग्रीन किया था ना, तो अब मैं सारों को जो है ना उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। पी का मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं देना चाहता हूँ, मैं ब्लैक देना चाहता हूँ। मैं अब आपको बताता हूँ कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है जी, आप रिफ्रेश करें इसे, ये देखिए यानी कि ओवरराइड हो रहा है। सबसे पहले जो है इनलाइन वर्क करता है, उसके बाद इंटरनल करता है, उसके बाद एक्सटर्नल करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब मैं कलर वाइट लिखूँगा तो आपको एक और क्लास के साथ में पैराग्राफ लिखूँगा तो उसका कलर सिर्फ वाइट होगा, बाकी सब का जितना है सब किसी पे कोई भी असर नहीं होगा। तो ये चीज़ें बहुत क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो उसकी तरफ मैं आता हूँ। यहाँ मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ, ये पैराग्राफ जो लास्ट वाला था इसको मैं क्लास देता हूँ। क्लास का नाम मैं रखता हूँ X।
इसको मैंने एक्सटर्नल क्लास का नाम रख दिया, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं यूज़ करूँगा अपनी स्टाइल शीट के अंदर, डॉट लिख के भी कर देना। तो इसके अंदर मैं कलर लिखूँगा, मैंने यही लिख दिया, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ मैंने जो पहले बताया था वही होने वाला है। मैं देखें ये रिफ़्रेश करूँगा, सेव नहीं किया मैंने सेव नहीं किया था इसलिए रिजल्ट नहीं आया। क्या हो गया? अच्छा, इसको मैंने सेव किया, दूसरे को मैंने सेव नहीं किया, सॉरी, इसको भी मैंने सेव नहीं किया। ये देखिए, ये दिस इज़ एक्स्ट्रा एरिया जो है, इस पर सिर्फ वाइट कलर चेंज हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं। आईडी कुछ यूनिक होता है, वो तो रेयर हम यूज़ करते हैं सिर्फ वन टाइम, तो क्लासेस को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये हमारी तीनों एक्सप्लेनेशन हो गई कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे ज़्यादा जो वर्किंग करती है, ओवरराइड करती है सबको, वो करती है इनलाइन, उसके बाद इंटरनल, और एक्सटर्नल जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का ही है। इसका मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आप किसी भी विजुअल स्टूडियो या किसी भी नोटपैड या सबलाइन या ऑटम के अंदर जाने से पहले आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करना है। ये दो फाइलें ओपन हो रही हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग हुआ है। आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे जाएं, प्रोजेक्ट पे बैक जाने के बाद ये मेरा CSS3 ट्यूटोरियल है, इसको राइट क्लिक करें, इसको ओपन करें, ओपन की वीडियो खोल करें। तो अब आपके अंदर आपके पास सारी फाइलें आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये आ जाएगी, इसको क्लिक करूँगा, ये फाइलें आ जाएंगी, ठीक है जी। ये तरीका होता है असल में प्रोग्रामिंग का, आपके पास दोनों फाइलें आ गई हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो फर्दर इसी के अंदर हम काम जारी रखते हैं। अब हम अपने और नए टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम नए टॉपिक की तरफ जाते हैं। हम कॉमर्स से मैंने बता दिया था कि कॉमर्स बहुत ज़रूरी होता है। कॉमर्स जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनलाइन है, एक्सटर्नल है, ये पहले मैंने आपको बता दिया था। ये देखें कि ये कमेंट है इनलाइन, ये मैं कमेंट करके मैं बता रहा था आपको कि ये इनलाइन एरिया है। तो ये मैंने बताना था कि Ctrl+C लिखते हैं, और इसके लिखने के लिए हाइफन इंटर एरिया, ठीक है। और ये था आपका ठीक है जी। इसको सेव लाजमी करना है, सेव लाजमी करते रहना है। जब भी आपने जाना है तो अपने प्रोजेक्ट को सेव साथ साथ करते हैं। आप थोड़ी भी स्पीड बढ़ाते हैं तो आधा घंटे के करीब टाइम हो चुका है, लेकिन आपको उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कलर आपको ऑलरेडी मैंने यूज़ करने बता दी, लेकिन कलर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने नेम को यूज़ नहीं करना। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू होती है, हेक्सा होते हैं, HSL होते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो वर्किंग करते हैं उसके, लेकिन फ़िलहाल आप जो है इसको आपको यूज़ करने का पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कोर्स जो है वो बेहतरीन एडिटर के अंदर किया जाता है। जैसे मैं VS कोड के अंदर आपको बताता हूँ कि VS कोड के अंदर जब आप VS कोड के अंदर जब आप आते हैं, VS कोड के अंदर जब आप आते हैं तो VS कोड के अंदर जब आप आते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा कोड है जी, 2 मेरी फाइलें हैं। ये VS कोड के अंदर जब आप आते हैं तो आपको कलर के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले मैंने बताया था, मैं फिर एक आध दफ़ा कलर को आपको बताता हूँ कि जब आप कलर पर राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको ये देखें हर तरह के कलर आ जाते हैं। कलर स्कीम कौन से लिखनी है, मैंने रेड लिखा था, वो RGB आ गया। अल्फ़ा, ए का मतलब अल्फ़ा होता है, तो उसकी ओपेसिटी कितनी है देखें, ये ओपेसिटी हो रही है, ओपेसिटी ये देखें, ये ओपेसिटी है, इसमें कलर की ओपेसिटी है, ठीक है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं कलर, और इनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, ये रेड इतना है 255, 99 ग्रीन है और ब्लू है। ये FF है, हेक्साडेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल
तो ये जितने भी कलर हैं इनको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। इसका रेड ग्रीन ब्लू है, ये याद कोई नहीं रखता, लेकिन इनकी जो ये एक्चुअली इनका इस्तेमाल होता है जब आप ग्राफिक की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त आपको ऐसे अच्छे डिज़ाइन की कलरिंग स्कीम फाइंड करना होती है कि उस वक्त आपको कलर इतने मतलब ध्यान से डिफरेंट और यूनिक बनाने होते हैं ताकि अट्रैक्टिव हों। जैसे ये लाइट से नज़र आ रहे हैं आपको ना, जितने भी कलर होंगे आपको लाइट्स नज़र आएंगे। और जो ये कलर हैं ये आपको थोड़े से ओपेसिटी की तरफ जाते नज़र आएंगे। और जो ये कलर होंगे ये आपको देखें आँखों को चुभने वाले कलर नज़र आएंगे, ठीक है। और साथ में इनकी कलर वही कलर नंबरिंग है, और साथ में जब हम इनके ओपेसिटी यूज़ कर लेते हैं तो ये कलर और डिफरेंट हो जाते हैं। ये देखें अल्फ़ा का मतलब ओपेसिटी है, आप कितनी परसेंट 6 पॉइंट तक ये होता है, 0.6789, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा ये हो गया हमारा कलर। इसके बाद हम बैकग्राउंड करेंगे। बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट CSS की प्रॉपर्टी है। मैं आपको VS कोड के अंदर बताता हूँ कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, देखें कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रीड, बैकग्राउंड टैग, फर्स्ट टाइम आपको इतना याद नहीं रहता और दिक्कत होती है कि हम कैसे याद रखें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए VS कोड को मैं कहता हूँ रिकमेंड करता हूँ कि आप इस्तेमाल करें। मैं फॉर एग्जांपल स्टाइल शीट के अंदर आता है, एक्सटर्नल के अंदर था, मैंने अभी बैक, ये देखें मैंने BAC के बैक बैकग्राउंड लिखा, और बैकग्राउंड लिखने के बाद सिर्फ अब मैंने ये लिखा कि जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने कलर, इमेज, पोजीशन, रिपीट, साइज, क्लिप, अटैचमेंट, पोजीशन एक्स, ओरिजिन, पोजीशन वाई, ये जितनी पोजीशन ये आपको याद भी नहीं होंगी और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये सारी हो जाएंगी। इनको सबको मैं आपको बता देता हूँ। कलर को कलर चेंज करता है, इमेज बैकग्राउंड इमेज चेंज करता है, पोजीशन आपकी पोजीशन को सेट करता है। रिपीट का मतलब कि बैकग्राउंड आपका बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो आपने नॉन रिपीट कर देना है। अगर आपका इमेज का साइज़ छोटा है तो वो आपके पूरे बैक पे, पूरे इंटरफेस पे पूरे के पूरे रिपीट हो जाएगी, तो उसको नो रिपीट लिख देना है। साइज़ आपने मेंटेन खुद करना है। क्लिप आपने अटैचमेंट कर देना है, अटैचमेंट फिक्स कर देना है, अपनी पोजीशन की एक्स वाई, ये सारी बात अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है अभी हम दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टीज़ इनकी, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। ये आप एलिमेंट हो गए ग्रीन ब्लू, ये तो कलर हो गए, ठीक है। ये ओपेसिटी, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये कोड तो बड़ा अच्छा है कि ये 0.6 तक मैंने कहा था आपको जाती है, ठीक है। -1 जो होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, और 1 जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है जी। ये इसका अभी आपको रिव्यू करवाते हैं। ये बहुत अच्छा इसका जो है रिव्यू होता है। तो ये रिपीट आप करते जा रहे हैं, देखें कि आपने देखा कि इसकी बैकग्राउंड इमेज हमने देखा, और जितना भी कोड को रिपीट करते हैं सॉरी खांसी आ गई थी मुझे। अच्छा, इसको जितना भी रिपीट करते जाएंगे तो ये देखें, इसको मैं जब रन करूँगा तो ये देखें साथ साथ इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ इसकी ऐसे फॉर्म में लेके आता हूँ तो ये देखें कि ये आपको इस सिंगल लाइन की, ठीक है। तो ये कलर हो गया। इमेज के अंदर हमने यूज़ कर लिया इमेज के बैकग्राउंड को, कलर का भी इस्तेमाल कर लिया। रिपीट के अंदर आते हैं, रिपीट हो रही होती है इमेज आपकी, तो बैकग्राउंड रिपीट के अंदर जाते हैं। तो रिपीट की प्रॉपर्टी को जैसे मैंने कहा कि आप एक्स की तरफ कर सकते हैं, वाई की तरफ कर सकते हैं, अगर रिपीट हो रहा है तो नो करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम आते हैं एग्जांपल की तरफ कि देखें हमने एक इमेज लगाई, इमेज का साइज़ हमने नहीं मेंटेन किया, खुद ब खुद जितना बाइट फॉल था वो था, तो उसने अपने हिसाब से रेजोल्यूशन के हिसाब से जो है रिपीट करना शुरू कर दिया। तो अगर हम इसकी बैकग्राउंड को हम रिपीट ना करें तो आपको पता चलेगा कि जितना भी हमने बैकग्राउंड लिखा है वो सिर्फ उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और ये देखिए ये शुरू से आ गया कितना छोटा सा। तो अगर हम करते हैं कि नहीं हमें एक्स की तरफ चाहिए, रिपीट जो है एक्स की तरफ चाहिए, तो एक्स की तरफ हो गया, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें वाई की तरफ चाहिए, वाई रिपीट होना चाहिए हमें, तो बेसिकली ये रिपीट -v होता है,
हमने थोड़ा सा रिपीट -y, अब लिखेंगे, ये देखिए, अब आप देखेंगे कि ये देखिए जब रिपीट होता जा रहा है, ये देखिए देखिए, ठीक है। वो बाई डिफ़ॉल्ट जो था वो एक्सेक्यूट होता है, बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेक्यूट होता है, लेकिन हमने हमेशा सारी प्रॉपर्टी को चेक करना होता है, ठीक है। अब हम अटैचमेंट की तरफ आते हैं कि अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट ये होता है कि आपकी इमेज है उसको रिपीट भी दे दिया, राइट ऑफ भी दिया और फिक्स कर दिया, तो आप जब स्क्रॉल करोगे ना तो वो हाँ एक फिक्स हो जाएगी, उसका अच्छा डिज़ाइन बनता है। और अक्सर लेआउट अटैचमेंट की तरफ हम आते हैं तो हमने देखा कि जब हमें बैकग्राउंड जितनी प्रॉपर्टी हमने पहले यूज़ कर ली, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी हमने देख ली, रिपीट की देख ली, पोजीशन हमने देख ली कि उसकी पोजीशन जो है राइट करनी है, टॉप करनी है, मार्जिन हमने, बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने बेसिकली, आज हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की फिक्स्ड है, ठीक है। ये देखें जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये फिक्स हो गई। अब मैं इसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉल हो गई आपकी प्रॉपर्टी, देखें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है कि ये बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी खुद एक होती है, एक आपने कस्टम करनी होती है, तो ये अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है। तो इसमें अच्छा डिज़ाइन ये होता कि अगर हम इसका एक इस पिक्चर को जो है कुछ ऐसी ब्लैक पिक्चर होती तो टेक्स्ट ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा था, ये ऐसे डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप एक बैकग्राउंड की इतनी प्रॉपर्टी दे देखें, बार बार लिख रहे हैं, तो इनको हम शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं, ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो ये जितनी प्रोग्राम ने लिखी, देखिए ना कितनी हमने बार बार लिख रहे हैं इमेज में, तो हम क्यों ना एक ही प्रॉपर्टी के अंदर ही हम खुद को लिख रहे हैं, नो रिपीट राइट, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ी है तो ये कॉमन होती है, ये बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, नहीं तो VS कोड के अंदर आप आ जाएं। आप जब बैकग्राउंड यहाँ लिखेंगे, बैकग्राउंड आपने लिखना है तो आपकी सारी पोजीशन को आपको पता होना चाहिए, कलर की ये है, पोजीशन ये है, रिपीट ये लिखना है, साइज़ ये लिखना, ये बहुत आसान आपको जो है आपकी इंटेलिजेंस बताता रहता है। इसके लिए आपको CSS की इंटेलिजेंस से जो है वो इंस्टॉल करनी होगी, मैं एक VS का ट्यूटोरियल बना दूँगा, उसके अंदर CSS की कैसे करनी है, या किसी की भी आपने इंस्टॉल करनी है तो वो आपने एक्सटेंशन के अंदर जाना है। ये देखिए यहाँ जाने के बाद आपने लिखना है CSS जस्ट आपने लिखना है, CSS 3 कर लें क्योंकि CSS 3 है, ठीक है। ये इंटरनेट की थोड़ी सी स्पीड मेरे पास कम है, वरना मेरे हाँ देखें, ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर चुका हूँ। ये देखिए मेरे पास इंस्टॉल है, मैंने CSS पीक जो था वो मैंने इंस्टॉल किया, इसकी 3-4 मिलियन लोगों ने जो है इसकी इंस्टॉलेशन किया है, क्योंकि CSS सपोर्ट जो है हो रही, इसकी इंटेलिजेंस जो है उस अपडेट हो गया आप 2 घंटे तकरीबन पहले। तो ये सारा है, आपको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने ये खैर इंटेलिजेंस है, मज़ीद आप और भी कर सकते हैं। CSS फॉर्मेटेड इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको इंस्टॉल करके देखें, आपको काम करने का और मज़ा आएगा, ठीक है। कस्टम CSS और JS लोडर, इसको करके देखें, 1 या 2 इंटेलिजेंस को इंस्टॉल कर लें। जब आप एक लफ्ज़ लिखेंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टी आएगी, या ये देखें ये स्निपेट्स आ गए, ठीक है, CSS के, तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल मेरे पास जितने भी हैं ये प्रॉपर्टी इंस्टॉल नहीं है, बल्कि 1-2 इंस्टॉल हैं, बाकी सारी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा CSS के लिए लोग डेवलपर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट बना के रखे हुए हैं, और इसे मिलियंस लोगों ने जो है यूज़ करते हैं, और ये डेवलपमेंट के लिए आसान होती हैं। ये टूल्स को इस्तेमाल करना सीखो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि बजाय कि आप डिस्ट्रैक्ट होके उलझे में कि ये कितनी प्रॉपर्टी कौन याद करेगा, तो आप इनकी प्रैक्टिस करो, इनको याद रखो, इनको यूज़ करने का तरीका की प्रैक्टिस करो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको जो है आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। तो इसमें ये गुड ट्रिक होती है कि जब आपको इंटेलिजेंस मिलती है तो आपका डिज़ाइन चेंज होता जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट और आपको जितना भी टाइम होगा आप बोर नहीं होंगे, आपको काम करने का मज़ा आएगा। तो मैं यही करता हूँ कि रिकमेंड के बजाय कि आप नोट पैड पर जाएँ, वहाँ आपको कॉमा या किसी प्रॉपर्टी का सेमी कॉलन रह जाता है, या उसकी
डॉट रह जाती है। तो ये इसकी ये देखें, अब आपको ये थोड़े एरर नज़र आ रहे हैं। ये क्यों आ रहा है? ये बता रहा है कि आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा, आपने खाली छोड़ दिया है। तो अगर नोटपैड के अंदर होंगे तो आपको बताएगा नहीं, ये एरर नहीं देगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि VS कोड को इस्तेमाल करें, माइक्रोसॉफ्ट है, और उसके इंटेलिजेंस को इंस्टॉल करें। ये तो आपको एक जनरल ट्रिक बताइए। इसके बाद हम CSS के बॉर्डर की तरफ जाते हैं। CSS बॉर्डर भी कॉमन यूज़ होता है। बॉर्डर ये देखें, ये राउंड बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो होती है ये बॉक्स के अंदर आती है। ये आप कस्टम कर सकते हैं कि टॉप, राइट, बॉटम, या इसको राउंड कर सकते हैं, राउंड कितने % कर सकते हैं। ये भी सारी प्रॉपर्टी। ये देखें, अब इसकी जितनी प्रॉपर्टी हैं, जैसे डॉटेड है, डैश डैश, वाइड है, डबल है। अब तो बैकग्राउंड की कितनी प्रॉपर्टी थी, अब बॉर्डर की कितनी प्रॉपर्टी होंगी, और मज़ीद हर एक की कितनी प्रॉपर्टी आप कितनी याद रखेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इंटेलिजेंस के यूज़ करना सीखें। मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने बैकग्राउंड लिखा था, मैं बॉर्डर लिखूँगा। तो बॉर्डर के अंदर आपने देखना है कि बॉर्डर की जितनी प्रॉपर्टी देखें, रेडियस है, बॉटम है, टॉप है, राइट है, कलर है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें सारी टॉप, विड्थ है, राइट, बॉटम, इतनी प्रॉपर्टी हम याद रख सकते हैं नहीं। सिर्फ इनका यूज़ करने का तरीका जो है ना वो आप सीखें, और उनको यूज़ करने का जो है एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, तो फिर आपको सारी चीज़ें जो है पीस ऑफ केक बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम तो एक एक करके बता देते हैं आपको। बॉर्डर विड्थ है, ओवरव्यू में मेरा बेसिक मकसद ये है कि इस पूरे कोर्स के अंदर आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, बता दूँ कि ये है। ठीक है, तो इस चैनल के अंदर आपको जो है मुकम्मल कोर्स मिलेंगे। जो भी कोर्स को शुरू किया जाएगा उसको मुकम्मल किया जाएगा। ये नहीं कि शुरू कर दिया और बाद में आपको कहूँ तो कमेंट करें या आप सब्सक्राइब करें। देखें, आप सब सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर चुके होंगे, और कमेंट में भी बताएं कि हमारे अगर किसी रिकॉर्डिंग में या हमारी समझाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, उसको इम्प्रूव करेंगे हम। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों के लिए मुँह में यही सोचा जाता है कि ये यूज़र ऐसे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात होती है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप शेयर करें कि नए स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ये हेल्प हो। तो मैंने अपने अंदाज से आपको समझाने की कोशिश की है, तो मैं कोशिश करूँगा मज़ीद जो आप लोग कमेंट्स करेंगे तो रिप्लाई भी करूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि चैनल की ग्रोथ बढ़ जाती है, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। तो बेहतर यह है कि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो अब मैं चीज़ों को फास्ट करके इसका ओवरव्यू कि इसको वाइंड अप कर सकूँ एक वीडियो के अंदर। जी, विड्थ हो गई, आपका बॉर्डर हो गया। ठीक है जी, बॉर्डर का मैंने आप बता दिया। ये देखिए डॉटेड हो गया, तो इसकी आप सॉलिड कर सकते हैं, ये आप डिज़ाइन खुद कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर को मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी कलर हैं आप कोई कलर चेंज कर दें, उसकी फिर बाद में आप उसकी मुताबिक रेड लिख दें। रेड के बाद आप वहाँ जाके जो आपको कलर अच्छा लगता है वो मेंटेन कर लें। बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड है, राइट सॉलिड है। ये देखिए इन चारों बॉर्डरों को इसने कंट्रोल किया हुआ है। एक बॉर्डर लिखा हुआ है, सॉलिड लिखा हुआ स्लाइड, लेकिन ये डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये सारी तकनीक आपको याद नहीं करनी, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। सबसे टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ये टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ये ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल को मिलता है क्लॉक वाइज। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टी आपको एक दफ़ा ये करनी। अच्छा, इसके बाद देखिए ये हर एक की बॉर्डर, ये इसका भी एक बॉर्डर बैकग्राउंड का था, इसका भी शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड में आए तो एक ही के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आप इंक्लूड करते हैं, बॉर्डर, सॉलिड, कलर। ठीक है, तो और दूसरा इसमें से डिफरेंट जो है वो राउंड है। राउंड थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि उसमें दो प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो बॉर्डर रेडियस आपने लिखना होता है, और दूसरा बॉर्डर की प्रॉपर्टी तो लिखनी होती है। सॉलिड लिखना होती है, आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी देनी है, कितने पिक्सल होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए,
कलर क्या होना चाहिए, और रेडियस आपने दे देना कि रेडियस आपको कितने पॉइंट बना था आपका 50 कर देंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो राउंड शक्ल इख्तियार कर जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं मार्जिन के हवाले से। मार्जिन बेसिकली क्या है? मार्जिन किसी भी एरिया के जो इनसाइड प्रेस करना, यानी इनसाइड जो प्रॉपर्टी जो है वो अगर मूव होती है तो उसे मार्जिन कहते हैं। और इसके उलट एक होता है पैडिंग। एलिमेंट के इनसाइड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो वो ये एलिमेंट को खुद जो अपनी जगह से जो है वो धकेल देती है, वो मार्जिन है। तो पैडिंग ये है कि अगर उसका जो एरिया है वो ओपन हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल मैं अभी बता देता हूँ, बड़ी आसान है। इनमें एक चीज़ को आपने समझ लेना है तो दूसरी चीज़ को आपको, ये इसकी भी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैं आपको अभी इसका जो है वो करवा देता हूँ। अच्छा, ये हम मार्जिन की प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं कि ये एक सादा डिव है। डिव के अंदर ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ एलिमेंट ये, और इसकी 70 पिक्सल जो है आप चेंज करेंगे। तो मैं एक ही प्रॉपर्टी जो है ना, इसको डिव के अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूँ, बल्कि मैं जो ऊपर है इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ। क्लास है तो मैं ये देखता हूँ, ये सिंपल लिख देता हूँ। कोशिश ये करें कि क्लास का नाम जो है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख के मेंटेन करें। अब मैं रन करूँगा ना तो इसको कुछ नहीं होगा, जो बिलो वाली है उसको थोड़ा उसका देखें। जब मैंने रन किया इसको डिव क्लास ओके, तो अब मैंने क्या किया था कि यहाँ मैंने डिव नहीं लिखा था, यानी मैंने डिव नहीं लिखा था, तो इसलिए डिफरेंट आपके सामने ये देखें अभी ये मैचअप हो गया। अच्छा, ये डिव लिखा तो चेंज हो गया, लेकिन मैं अब डिव लिखा, जैसे मैंने बताया था कि ये ग्लोबली चेंज करता, तो मैंने क्लास को चेंज करना है सिंपल को, ठीक है। ये मुझे मार्जिन लिखना चाहिए था लेकिन मैंने सिंपल लिख दिया। मैं डॉट लिखूँगा SIMPL एग्जाम्पल के लिए आपको ताकि अंडरस्टैंड होता रहे कि ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, आपको अभी अंदाज़ा हो गया। ये मैंने थोड़ा सा कम कर देता हूँ और 50% कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये वो अपनी पोजीशन पे है और इसकी पोजीशन चेंज है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस किसका, मार्जिन का। और इसके बाद मार्जिन एक होता है कि मार्जिन कोलैप्स क्या होता है। मार्जिन कोलैप्स कोई इसकी पोजीशन होती है, और दूसरा होती है पैडिंग। पैडिंग होती है इसका इनसाइड एरिया जो है बढ़ जाता है। इसको अभी हम उसी एग्जांपल के अंदर करेंगे कि अभी हम इसकी जो है ना, ये मार्जिन लिखा था, अब हम इसकी पैडिंग लिखेंगे। पैडिंग यानी कि इसका अंदरूनी एरिया जो वो बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब मैंने राइट क्लिक किया, ये देखिए, ठीक है। ये जो था इस पहले वो अपनी जगह तब्दील कर गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि उसने उसको अपनी जगह से हटा दिया, ये हो गया, ठीक है। तो पैडिंग के अंदर क्या हुआ कि उसने अपनी पोजीशन चारों तरफ से ले ली। तो पैडिंग को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, पैडिंग को लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, ये चारों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं हाइट और विड्थ की तरफ। हाइट और विड्थ जो है ये भी एक ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ही अभी या बिगिनर लेवल पे की CSS हम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी स्पीड अपनी फास्ट करता हूँ ताकि चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करूँ, ठीक है। हाइट और विड्थ आप आटम दे सकते हैं, लेंथ, इनिशियल, ये प्रॉपर्टी सारी आपको मिल जाए। हाइट आप पिक्सल के अंदर दे सकते हैं, परसेंट के अंदर भी दे सकते हैं, जैसे आप चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि पिक्सल को यूज़ ना करें, पिक्सल को यूज़ ना करें, परसेंटेज को इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त आ रही है, बॉक्स मॉडल, जो अच्छे तरीके से आपको पैडिंग और मार्जिन के कॉन्सेप्ट को समझाएगी। ये उसने कहा जी हमारा एक कंटेंट है, कंटेंट के ऊपर आपने पैडिंग दे दी, जैसे भी उसने कहा कि वो आउटसाइड आपकी जो है वो आउट लाइन भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी इसके बाद मैं डिस्क्राइब करता हूँ।
ये पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गया। ये मार्जिन यानी कि अंदर की तरफ आ रही है, पैडिंग जो बाहर की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके। और एक चीज़ और है, ये मार्जिन के ऊपर यानी कि इसके ऊपर जो है एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं आउटलाइन। ये देखिए, ये बॉर्डर का जितना भी एरिया बचता है इसे आउटलाइन कहते हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टी होती है। ये देखो, बॉर्डर के ऊपर जितना एरिया आउटलाइन होता है, तो ख़ास अहमियत का अमल नहीं है ये डिज़ाइनिंग के लिए उसमें, लेकिन आपको सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। लेकिन अब हम बहुत ही अहम टैक्स फॉर्मेटिंग के हवाले से बात करेंगे कि टैक्स फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरीके से करना है। आपने कलर लिखना है, जस्ट कलर लिखना है। कलर के बाद आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको कलर करना है, ग्रीन करना है, आपने ब्लू करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप ये कर सकते हैं टैक्स की। और उसके बाद टैक्स अलाइनमेंट, टैक्स अलाइन सेंटर है, लेफ़्ट है, बॉटम है। ये टैक्स डेकोरेशन है। जैसे मैंने आपको पता कि हमेशा की तरह जब भी मैं किसी प्रॉपर्टी को चेक करना होता है तो मैं जहाँ आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट में करना अलाइन है, सेंटर करनी है, डेकोरेशन है, डेकोरेशन करनी है नहीं करनी, डेकोरेशन रन करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, ओवरफ्लो करनी है, शेडो करना है, ठीक है, इंडेंट करनी है, साइज़ एडजस्ट कहाँ करनी है। ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप याद कर सकते हैं नहीं। इसको यही तरीका है कि आप VS कोड के अंदर इंटेलिजेंस को इंस्टॉल करें और इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ एक दफ़ा चेक करें, ताकि आपकी जो मैं आपको ट्रांसपेरेंसी जो है ना उसके बारे में बताता हूँ कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल की जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आपकी लोअर केस लोअर केस का फॉर्मेट जो है वो किस कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिंग, वर्ड्स के दरमियान एक कॉमन स्पेस होती है, देखें एक ये स्पेस। अब आप स्पेस भी डाल सकते हैं, जो आपका फॉर्मेटिंग है आप स्पेस डालना चाहते हैं, लेकिन ये यूनिक टाइम पे इस्तेमाल होता है, ये कॉमन यूज़ नहीं है। शेडो देख सकते हैं, अपने टेक्स्ट का इफेक्ट बढ़ा सकते हैं, ये 3D इफेक्ट नज़र आ रहा है, इस तरह आप दे सकते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको करनी पड़ती है, लेफ़्ट राइट बॉटम इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती है। टेक्स्ट शेडो लिखोगे उसकी प्रॉपर्टी वहाँ शो होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट, उसके बाद हमारे पास आता है क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट। बेसिकली क्या आता है ये फॉन्ट सेक्शन के अंदर जो है हमारे पास फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे पास ठीक है, अच्छा फॉन्ट फैमिली आ गई। फॉन्ट फैमिली आप बता सकते हैं ये इसका जो है वो गूगल की तरफ से आप फॉन्ट कर सकते हैं। स्टाइल कौन सा आप रख सकते हैं, आप टैली रखना है, ब्लीक रखना है, नन रखना है। साइज़, फॉन्ट साइज़ बता सकते हैं, जैसे मैंने खुद में आपको कहा था फॉन्ट साइज लार्ज है, लेकिन कोशिश करेंगे खुद पिक्सल में दे दें। फॉन्ट गूगल जो है ये गूगल के फॉन्ट जो है इसको यूज़ करना आपको ज़रूर आना चाहिए। गूगल फॉन्ट्स को ज़रूर आना चाहिए, गूगल फॉन्ट को। उसकी वजह यह है कि गूगल फॉन्ट को यूज़ गूगल फॉन्ट पे बिल्कुल आपको इसकी जो लिंक है इसको कॉपी करना होता है और उसके बाद उसके जो भी आपको अच्छा लगता है फॉन्ट, आई देखें अभी चेंज हुआ ना, ये होता है, उसको फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से लिंक आपने कॉपी करना है और लिंक कॉपी करने के बाद आपने अपने फॉन्ट फैमिली को बता देना। ग्रेड फॉन्ट ये देखो कितना ब्यूटीफुल, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले ये, अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आइकॉन। आइकॉन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑसम आइकॉन होते हैं, बूस्टर के आइकॉन होते हैं, ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। गूगल आइकॉन, ठीक है जी। इनकी ये होता है कि इसको हमने
अपनी हेडर फाइल के अंदर एक लिंक देना होता है और उसके बाद हर एक फ़ोन के एक उसकी होता है, उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बूटस्ट्रैप का फ़ोन बताता हूँ, उसकी लाइब्रेरी जो आपने यहाँ जो है वो लिंक करवा देना। उसके बाद देखना आई क्लॉस गैलीकॉन ये सारे जितने भी हैं ना, ये सारे की डिफरेंट होते हैं। तो आपने अपने यूज़र रिक्वायरमेंट के साथ इनको चेंज कर लेना। लिंक्स आ गए, लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे पहले, आज भी हैं, लेकिन इस वक्त लिंक्स की जो है ये देखिए डिज़ाइन किया हुआ है। लिंक को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए लिंक्स की लिंक जो है इसकी प्रॉपर्टी है, लिंक है, विजिटेड है, ओवर है, एक्टिव है। ये देखें, ये मैं इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए ये ओवर की प्रॉपर्टी है, ये एक्टिव की प्रॉपर्टी है, ये सादा लिंक है। ठीक है, और क्या विजिटेड, ये जो है ना विजिटेड किया कि इसने विजिट कर लिया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है जी, ये बेसिकली आपने इसको मैं बताता टेक्स्ट डेकोरेशन नाम है, विजिटेड और ओवर एक्टिव। ठीक है, इनको हमने एक दफ़ा प्रैक्टिस शुरू करना है। लिस्ट आ गई, उसको लिस्ट 2 किस्म की होती है, अनऑर्डर ऑर्डर। ज़्यादातर यूजर में जो करते हैं वो अनऑर्डर कर करते हैं, क्योंकि ऑर्डर के अंदर आपको फिर नंबरिंग और उसके बाद न्यूमेरिक और रोमन नंबर देने पड़ते हैं। इसमें ये होता है कि आप अगर नेविगेशन बार के अंदर मैप बनाने के लिए अनऑर्डर इस्तेमाल करते हो, उसमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं रहती। कोई चीज़ रिड्यूस कर देते हैं तो बाद में नंबर की कंफ्यूजन नहीं रहती। इसका बहुत आसान तरीका होता है कि ये देखें, इसका भी स्टाइल है लिस्ट स्टाइल टाइप और सर्कल। लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, ये मैंने आपको जैसे बताया कि अब प्रोग्रामिंग ये CSS करनी मुश्किल नहीं है। यहाँ आपने लिस्ट, ये देखिए मैंने लिस्ट लिखा और मैंने स्टाइल लिखा, तो मैंने लिस्ट स्टाइल लिखा तो ये देखें लिस्ट स्टाइल सिर्फ लिखा तो ये जितनी प्रॉपर्टी है वो खुद ब खुद भी आ रही हैं। सर्कल लिखनी है, डेसिमल लिखनी है, ये चीज़ें ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस। तो मेरे पास भी एक दो इंटेलिजेंस की कमी है, मैंने इंस्टॉल नहीं की, लेकिन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें यह होगा कि आपको मज़ीद और सजेशन आएंगे। ठीक है जी, मैं तो सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। टेबल्स आ गए, टेबल तो अगर मैं आपको बताऊँगा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल की टी हेड है, टी हेड के ऊपर टी आ है, ये टेबल है सादा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसमें कुछ अच्छे तरीके से डिस्प्ले यहाँ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको VS कोड के अंदर आना है, यहाँ लिखना है, सिर्फ आपने यहाँ इंटर करना है। ये इसका काम देखें, आपने लिखना चाहिए टेबल लिखा। ठीक, ये बता रहा है कि आपने सिंपल टेबल बनाना है, हमने करना है। अब आप देखिए मैं टेबल लिखा और ये हमने टेबल लिखा। ठीक है जी, मेरे पास इंटेलिजेंस आ रही है टेबल बूस्टर वाली, तो इसको मैं बताता हूँ कि टेबल बनना फॉर्मल टेबल आपने लिखना है। टेबल के बाद आपने TR लिखना है, यानी टेबल रो। टेबल रो के बाद आपने जो है आपने बताना होता है कि ये देखो टी हेड भी लिखना होता है, टी हेड के बाद TD लिखनी होती है और टी रो भी लिखनी होती है कि आपने कितनी रो जो है वो डिस्क्राइब करनी है। और उसकी होती है साइज़ भी आपने बता देना है कि टेबल का साइज़ कितने % होना चाहिए, कितने पिक्सल होना चाहिए। टेबल की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो, लेफ़्ट तो डिफ़ॉल्ट होती है, राइट भी कर सकते हैं, स्टाइल आप कर सकते हैं। ठीक है, पैडिंग वगैरह दे के रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस्तेमाल करें। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी डिस्प्ले ऑन करने के लिए इसकी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी होती है, तो डिस्प्ले आपने इनलाइन करना है, डिस्प्ले जो ब्लॉक की शेप में करना है। ठीक है जी, ये देखें इसका सही इस्तेमाल होता है। ये देखें हमने डिस्प्ले ऑन किया हुआ है, ये जब हम इसको हाइड करेंगे तो हाइड हो जाएगा, रिपीट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। देखिए
मैंने कहा ये देखें हाइड किया, ये रिमूव हो गया, तो मैं रीसेट करूँगा, ये सारे रीसेट हो गए। इसको कहते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है DSS की। ओके, प्रॉपर्टी जो है ये होती है।